क्लास 9th का हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि यूक्लिड्स कौन थे और ज्योमेट्री क्या होती है। तो यूक्लिड्स बेसिकली अ टीचर ऑफ मैथमेटिक एट अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, यानी कि अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट एक जगह है, वहाँ पर मैथ्स के टीचर थे यूक्लिड्स। ठीक है, अब बताते हैं ज्योमेट्री क्या होती है। तो ज्योमेट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज़ द साइजेस, शेप्स, पोजीशंस, एंगल्स एंड डायमेंशंस ऑफ थिंग्स। ठीक है, यानी कि वो मैथ्स की ब्रांच जो कि जितने भी साइजेस होते हैं, हमारे शेप्स होते हैं, पोजीशंस होती है, एंगल्स और डायमेंशंस होती है अलग अलग फिगर्स की, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, फ़र्क नहीं पड़ता 2D इमेज हो या फिर 3D हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसकी जो भी साइज़ है, शेप्स है, उन सब की जहाँ पे भी स्टडी की जाती है उस ब्रांच को हम कहते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, या फिर जो भी ब्रांच स्टडी करती है उस ब्रांच को हम कहते हैं ज्योमेट्री। क्लियर है? अब है हमारे पास एक्सियोम्स। एक्सियोम्स क्या होते हैं? रूल्स और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, यानी वैसे रूल्स और प्रिंसिपल्स जिन्हें ज़्यादातर लोग ट्रू मानते हैं। जैसे कि हमारा हो गया 2+2, सबको पता है ये 4 होता है। 6 - 6 ये भी पता है 0 होता है। कहोगे क्या बेसिक सॉल्यूशंस है? तो जो भी ये ऐसे बेसिक से है रूल्स और प्रिंसिपल्स, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, जिन्हें ज़्यादातर लोग ट्रू मानते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सियोम्स। ठीक है, दीज आर एप्लीकेबल थ्रू आउट मैथमेटिक्स, यानी कि ये जो बेसिक्स रूल्स हैं, ये सॉल्यूशंस हैं, ये सारे पूरे मैथ्स में यूज़ होते हैं, जो कि हम अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब हम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब है हमारे पास पोस्टुलेट्स। एक्सियोम्स तो वो था जिसे हम ट्रू मानते थे, पोस्टुलेट्स वो है जिसे हम एज्यूम करेंगे या फिर क्लेम करेंगे कि वो ट्रू है। ठीक है, जिसे हम एज्यूम करेंगे और क्या करेंगे, क्लेम करेंगे कि ये ट्रू है, वो होते हैं हमारे पोस्टुलेट्स। जैसे कभी हमें आंसर नहीं मिलता है क्वेश्चन में, तो हम आंसर को एज्यूम कर लेते हैं एक्स। ठीक है, या फिर किसी भी वैल्यू को कुछ भी हम एज्यूम कर लेते हैं, तो उस एजम्पशन को हम कहते हैं पोस्टुलेट्स। ठीक है, उसकी 100% गारंटी नहीं होती है, लेकिन हम उसे एज्यूम करके चलते हैं। पोस्टुलेट्स में हम एक तरीके से गारंटी लेके चलते हैं, लेकिन इसमें एजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक है, assumptions that very specific that were specific to geometry, यानी कि ये सारे काफ़ी स्पेसिफिक थे ज्योमेट्री में। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया है एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स। अब हम आगे पढ़ेंगे इनके अंडर कौन कौन से रूल्स या फिर प्रिंसिपल्स आते हैं। अभी तो मतलब पढ़ा है, आगे हम इसके रूल्स और प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं हमारे एक्सियोम्स। पहला एक्सियोम्स क्या कहता है हमारा? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि कोई भी चीज़ है, लेट सपोज x इक्वल है z के और y भी इक्वल है हमारा z के, तो x और y दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि x भी इक्वल है z के और y भी इक्वल है z के, या फिर दो चीज़ें जब सेम चीज़ की इक्वल होती है तो वो दोनों चीज़ें भी आपस में इक्वल हो जाती है। क्लियर है? अब दूसरा एक्सियोम क्या कहता है? इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, यानी कि अगर दो इक्वल चीज़ में किसी इक्वल चीज़ को हम ऐड कर दें तो जो आंसर निकलेगा बाद में लास्ट में वो भी इक्वल ही आएगा। कैसे? मान लो 4 इक्वल है हमारे 4 के। ठीक है, अब दोनों में अगर मैं ऐड कर दूँ 5 जो कि सेम है, 5 इधर भी और 5 इधर भी। ठीक है, तो दोनों में मैंने 5 ऐड कर दिया, तो जो दोनों का एंड आंसर निकलेगा वो भी 9 निकलेगा, यानी कि दोनों का इक्वल निकलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा एक्सियोम्स, सिंपल था। तीसरा क्या कहता है? दूसरे का वाइस वर्स है बेसिकली। तीसरे क्या कहता है? इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। सेम वे में वही एग्जांपल, अगर 4 इक्वल है 4 के और दोनों में से मैं किसी सेम नंबर को माइनस कर दूँ, तो जो मेरा एंड आंसर निकलेगा वो भी इक्वल ही निकलेगा। क्या कहता है कि अगर दो इक्वल चीज़ों में से दो इक्वल चीज़ें मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आंसर भी हमारा यानी कि रिमाइंडर भी इक्वल ही हमारे पास आएगा। क्लियर है? अब फोर्थ क्या है? थिंग्स विच कोइंसाइड, ठीक है, विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, क्या कहता है ये? कहते हैं कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइंस आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस आपने पढ़ी होंगी। वो क्या होता है कि जब एक लाइन के ऊपर, ठीक है, दूसरी लाइन होती है एग्जैक्ट ऊपर, उसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। सेम वे में यहाँ पे कोइंसाइड थिंग्स की जब बात की गई है, या फिर कोई भी दो चीज़ जो कोइंसाइड है, उसका मतलब यही है कि जब एक के ऊपर एक होंगी दो चीज़ें, ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। कैसे होंगी? मान लो ये है हमारा 5 सेंटीमीटर का लाइन। ठीक है, ये लाइन की क्या लेंथ है? 5 सेंटीमीटर। अब मैं एक और लाइन
सेम इसी के ऊपर इसी की लेंथ की ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है 5 सेंटीमीटर की होगी। अब ये भी 5 सेंटीमीटर की है, इट मीन्स ये इक्वल है इसके, यानी कि दोनों अगर कोइंसाइड है यानी एक के ऊपर एक है तो दोनों इक्वल्स होंगे। नेक्स्ट क्या है, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। इसका क्या कहने का मतलब है, होल यानी कि मान लो कि पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब मैं इसके अलग अलग पार्ट्स बना देता हूँ, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन के जितने भी ये पार्ट्स मैंने बना दिए हैं, इन सभी पार्ट्स को अगर मैं आपस में मिला भी दूँ तो भी इस पूरी लाइन से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। यानी क्या कहने का मतलब है कि जो पूरी लाइन है वो हमेशा अपने पार्ट्स से बड़े ही होंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये कितने पार्ट्स हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स है। अगर मैं इनमें से 5 को मिला दूँ तो भी ये पूरी लाइन के बराबर नहीं हो पाएंगे ये पार्ट्स। अगर 4 को मिला दूँ तो भी नहीं हो पाएंगे इसके बराबर, ठीक है, छोटे ही रहेंगे हमेशा। तो ये कहता है फिफ्थ एक्सियम्स। सिक्स्थ क्या कहता है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि कोई भी चीज़, लेट सपोज एक्स है, डबल है वाई के, सेम जेड भी डबल है वाई के, तो ऐसे में एक्स और जेड हो जाएंगी हमारी इक्वल्स, ठीक है, आपस में इक्वल हो जाएगी। सेवेंथ क्या कहता है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सेम सिक्स जैसा ही है बिल्कुल, बस डबल की जगह हाफ आ जाएगा। क्या है कि मान लो अगर एक्स है वो हाफ है वाई के, ठीक है। एक सेकेंड, मान लो जैसे एक्स है वो हाफ है वाई के और जेड भी है हाफ है किसके, वाई के ही, ठीक है। तो ऐसे में जेड और एक्स इक्वल हो जाएगी आपस में, ठीक है। तो ये थे हमारे 7 इंपॉर्टेंट एक्सियम्स। अब हम पढ़ेंगे आगे पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स में पहला क्या कहता है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन किसी भी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कहीं पे भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, उधर तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। अब खुद करके देख लो, एक पॉइंट यहाँ पर रख लो, दूसरा पॉइंट आप कहीं भी रख लो, यहाँ रख लो, तो मैं ड्रॉ कर दूँगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर यहाँ रखते तो भी मैं ड्रॉ कर लेता, यहाँ अगर रखते तो भी ड्रॉ कर लेता। यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है, फ़र्क नहीं पड़ता एक पॉइंट कहाँ है और दूसरा कहाँ पे है, ठीक है। अगला क्या कहता है कि अ लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड इन ईदर डायरेक्शन टू फॉर्म अ लाइन। इसका क्या मतलब है कि एक लाइन सेगमेंट है, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है हमारा, ठीक है। अब इसको मैं किसी भी एक साइड से कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूँ एक और लाइन बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ और इस साइड से भी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड किसी साइड से मैं इसे एक्सटेंड कर सकता हूँ लाइन बनाने के लिए, क्लियर है। अब तीसरा क्या कहता है कि सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यानी कि अब कोई भी मेरे को सेंटर दे दो, उस सेंटर से मैं एक सर्कल बना लूँगा, ठीक है। या फिर कोई भी मेरे को रेडियस दे दो, मैं उस रेडियस से एक सर्कल बना लूँगा, फ़र्क नहीं पड़ता रेडियस कितना बड़ा है कितना छोटा है, या फिर पॉइंट कहाँ पे है यानी सेंटर कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, एक सर्कल बन जाएगा किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस से। ये था हमारा थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ अब क्या कहते हैं, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि जितने भी राइट एंगल्स हैं, मान लो ये एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लिख लेना, क्योंकि साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही अनइक्वल है। यानी ये बड़ा है सबसे, उससे बड़ा ये है, और फिर मतलब छोटा है उससे, और फिर ये सबसे छोटा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहा गया, इसमें एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है कि तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीनों आपस में इक्वल होंगे एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है। अब यहाँ आता है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही ईजी है, बस इसे थ्योरी देख के बच्चे डर जाते हैं। तो क्या कहता है ये, चलिए देखते हैं। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अभी यहाँ तक हम कर लेते पहले। क्या कह रहा है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है एक, ठीक है, स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है दो स्ट्रेट लाइंस पे, ठीक है। तो ऐसे में जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, अभी हमने यहीं तक पढ़ा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल बन गए रेड वाले ये दो, और इस साइड भी हमारे ये दो इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे, और इन्हीं को कहते हैं हम इंटीरियर एंगल्स, जो ये अंदर की साइड होते हैं, ठीक है। तो जो दो ये इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, ठीक है, ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स,
यानी कि इन दो को साथ लेके दो राइट एंगल से लेस है, अगर इसने दो राइट एंगल लिख दिया, इसे लिखना था 180 डिग्री ताकि सिंपल रहता थोड़ा। तो यानी कि मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन है दो राइट एंगल के, ठीक है। देन द टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन द टू राइट एंगल। यानी कि अब सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ, अगर किसी भी दो लाइंस पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है तो जो भी दो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उन दो का सम अगर दो राइट एंगल के सम यानी कि 180 से छोटा है तो उन दो साइड्स को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ आगे इनडेफिनेटली तक, ठीक है, इनडेफिनेट फॉर्म तक, मतलब आगे तक ले जाओ कितना भी अनगिनत तक, तो कहीं ना कहीं जाके आपस में मीट कर जाएंगे। और कौन से साइड के मीट करेंगे? जिस साइड के 90 डिग्री से लेस है। क्लियर है कि ये जो इंटीरियर एंगल से दो, इनके सम 180 से अगर कम है तो इन दो साइड्स को अगर एक्सटेंड करूँ तो ये आपस में मीट कर जाएंगे। ये था हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट, जो कि देखने में काफ़ी टफ लग रहा था, लेकिन रीड करके सिंपल में हमने बना दिया इसको। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन।